नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से मिलेट्स यानी मोटा अनाज को एक जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। खिलाड़ियों के आहार में मोटे अनाज को शामिल करने की आवश्यकता पर दिया जोर। आज भी संसद में हंगामे भरा रहा दिन। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर हुआ हंगामा। भाजपा सदस्यों ने खड़गे से माफी की मांग की। उत्तर भारत में बड़ी ठंड, घने कोहरे के कारण घटी दृश्यता। यातायात पर भी दिखा कोहरे का असर। ट्रेनों का आवागमन भी हुआ प्रभावित। और फीफा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की घर वापसी पर फैंस ने किया जोरदार स्वागत। मेसी की टीम ने ओपन बस में निकाली विक्ट्री परेड। 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी है अर्जेंटीना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक संसद परिसर में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम सांसद शामिल हुए और बैठक में छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही G20 बैठकों के दौरान लंच और डिनर में भी मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई और इसके साथ ही खिलाड़ियों को भी मोटे अनाज का उपयोग करने की नसीहत देने पर भी बातचीत हुई। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स की गीत स्पर्धा, मिलेट्स के निबंध स्पर्धा और मिलेट्स पर स्कूल कॉलेज में चर्चा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे जन आंदोलन बनाना चाहिए। ये छोटे फार्मर को विशेष रूप से, जब ये दुनिया में अभी 200 से ज्यादा मेहमान, 200 ज्यादा से ज्यादा मीटिंग हो रहा है, लाखों से ज्यादा लोग G20 में आ रहे हैं, उन सब लोगों को कहाँ भी पॉसिबल है, कहाँ भी डिनर वगैरह होगा, वहाँ हम मिलेट का भी कुछ तो कुछ आइटम रखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद भवन परिसर में बाजरे का केक काटकर मिलेट्स एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। इस केक को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य हस्तियों ने मिलकर काटा और स्वाद चखा। संसद भवन परिसर में मोटे अनाज की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। प्रदर्शनी में रागी, बाजरा सहित मोटे अनाज उत्पादों को प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। इसके उपयोग से शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अनेक बीमारियों से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस भोज का उद्देश्य मिलेट्स से पोषक तत्वों को बढ़ावा देना है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामा जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलवर में दिए गए बयान पर राज्यसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। बीजेपी सदस्यों ने खड़गे से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर खड़गे ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और वो अपनी बात पर कायम हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मांग की है कि जब तक खड़गे माफी नहीं मांगते उन्हें सदन में रहने की अनुमति न दी जाए। पीयूष गोयल ने कहा कि कल अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण दिया था। जिस भाषा का प्रयोग किया था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी।
वहीं इस बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के रवैये पर नाराजगी जताई और कार्यवाही जारी रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस तरह का व्यवहार आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिटफॉर है क्या? समाचारों में वक्त है एक छोटे से विराम का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रयागराज में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह दज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन रहे। उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो छात्र छात्राएं मेहनत करते हैं वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो छात्र सोच ऊंची रखता है वही बुलंदियों को छूता है। माता पिता और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही कामयाबी पाई जा सकती है। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज के छात्र छात्राएं कल के भविष्य हैं। मेहनत करने वाले छात्र अपनी कामयाबी की इबादत लिखते हैं। राज्यपाल ने अंधाधुंध जल दोहन की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी को पानी की बचत करना चाहिए, जिससे धरती पर गिरते जल स्तर को बचाया जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आज गाजियाबाद के राजकीय जिला MMG चिकित्सालय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स CSR के अंतर्गत एक चिकित्सीय एफरेसिस मशीन का लोकार्पण गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह द्वारा किया गया। इस तरह की मशीन प्रदेश भर में लखनऊ के बाद गाजियाबाद के अस्पताल में लगाई गई है। इस मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। पहले अगर 6 रक्तदाताओं की आवश्यकता होती थी, तो अब सिर्फ एक रक्तदाता द्वारा ही विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस मशीन द्वारा ब्लड सेल्स को आसानी से अलग किया जा सकता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मशीन की जानकारी देते हुए बताया कि किस मशीन द्वारा रक्त के अंदर प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इत्यादि जरूरतमंद चीजों का हम अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। ये मशीन ऐसी मशीन है जिससे कि आपको प्लेटलेट्स और दूसरी जो ब्लड के अंदर चीज़ें होती हैं, जो ट्रीटमेंट के अंदर ज़रूरी होती हैं, उनको निकालने के अंदर आसानी होती है। और जहाँ पर आप पहले 6 डोनर से जितना प्लेटलेट निकालते थे, अब एक डोनर के ब्लड से वो प्लेटलेट निकालकर जो चीज़ नहीं आपको चाहिए वो वापस डोनर के उसमें चली जाती है। तो डोनर को भी ठीक है, आपको 6 लोगों को करना नहीं पड़ रहा, वो भी एक आसानी हो जाती है। और एक बहुत अच्छी मशीन है जो कि सब हॉस्पिटल चाहते हैं कि ऐसी मशीन उनके पास हो। लखनऊ के बाद गाजियाबाद में पहली मशीन है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण अपने 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज जिले पहुंचे। मंत्री असीम अरुण यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। असीम अरुण ने PSM डिग्री कॉलेज में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होकर मंत्री असीम अरुण ने स्थानीय जनता से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई वंचित न रह जाए, उसके लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये
पांचवा ऐसा कैंप है जिसमें कि सरकार के विभिन्न विभाग आकर के योजनाबद्ध तरीके से लोगों की मदद करते हैं। ऐसे नागरिक जिनको किसी प्रकार की पेंशन, किसान सम्मान राशि, आवास, शौचालय आदि नहीं मिला है, तो उनका आवेदन हम लोग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका स्वीकृति उनकी। समाचारों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर लखनऊ स्थित एसएसबी के सीमांत मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एसएसबी के उप महानिरीक्षक अभिषेक पाठक ने एसएसबी जवानों द्वारा निकाली गई परेड की सलामी ली। इस मौके पर एसएसबी बैंड ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद अभिषेक पाठक ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा विषम परिस्थितियों में भी दक्षतापूर्वक करता है। एसएसबी द्वारा किए गए कार्यों से उत्तर प्रदेश से सटी नेपाल सीमा पर आम जनमानस में नया विश्वास सुदृढ़ हुआ है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस वर्ष सीमांत मुख्यालय लखनऊ को उनके बेहतर कार्य के लिए एक गोल्डन डिस्क और 16 सिल्वर डिस्क से नवाजा गया है। एसएसबी का 59th रेजिंग डे मनाया जा रहा है और आज इस मौके पर यहाँ पर जितने हमारे कार्मिक उनके परिवारजन उपस्थित हैं, सभी में एक अपार उत्साह का देखने को मिल रहा है। एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर पे, इंडो भूटान बॉर्डर पे हमारे जो दायित्व हैं उसका निर्वहन कर रहा है और इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न इलाकों में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी भी कर रहा है। जहाँ तक फ्रंटियर लखनऊ का प्रश्न है, लगातार जो फ्रंटियर लखनऊ की यूनिट्स ने काम किया है उसको सराहते हुए इस साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में और फॉरेस्ट क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने में फ्रंटियर लखनऊ को बेस्ट फ्रंटियर का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा हमारे 17 पर्सनल को डीजी डिस्क भी प्राप्त होने की घोषणा हुई है। तो ये सभी हमारे लिए काफ़ी गर्व का विषय हैं। लखनऊ की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी डीएवी कॉलेज अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन संस्था द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी आज डीएवी कॉलेज के प्रबंधक मनमोहन तिवारी उर्फ भैया जी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि डीएवी कॉलेज लखनऊ की स्थापना 4 जुलाई 1918 को की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कॉलेज का शताब्दी समारोह नहीं मनाया जा सका था, जिसे इस वर्ष 23 नवंबर से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को डीएवी कॉलेज परिसर में 108 कुंडी देवयज्ञ का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही वर्ष भर चलने वाला शताब्दी समारोह के कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2022 को आर्य समाज के प्रसिद्ध संत स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस भी मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शताब्दी वर्ष के दौरान डीएवी कॉलेज लखनऊ के पुरातन छात्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही इस दौरान डीएवी कॉलेज के प्रबंध तंत्र द्वारा संस्कृत विद्यालय और नाट्य प्रशिक्षण विद्यालय की भी स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रेस वार्ता के संयोजक और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजीव त्रिपाठी, शताब्दी समारोह संयोजक सत्यकाम आर्य, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर के पांडे और डॉक्टर अंजनी कुमार, प्रोफेसर संजय तिवारी, प्रोफेसर सुधीर शुक्ला, प्रोफेसर मणिन्द्र तिवारी और कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर सुधांशु सिन्हा भी मौजूद थे। ये 1 साल तक 2022 से 23 तक चलेगा। हर महीने एक नए कार्यक्रम होंगे। अगले महीने जो है हम लोग युवा सम्मेलन के रूप में मनाएंगे, उसके अगले महीने में कला महोत्सव के रूप में मनाएंगे, उसके अगले महीने में सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाएंगे, उसके अगले महीने में कवि सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया है। उसके बाद स्टेट लेवल पर डीएवी कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं उनका
हम लोग कंपटीशन यहाँ कराएंगे। उसके बाद नाट्य से संबंधित, संगीत और नाट्य से संबंधित हम एक ये कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं को शामिल करना, उनके ज्ञान को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के जन शिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ और रिजर्व पुलिस लाइन के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस लाइन में निवास करने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारजनों हेतु विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध नीलाब्जा चौधरी ने किया। संस्थान इग्नू और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं बेहतर ढंग से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनरमंद बने और स्वरोजगार की ओर बढ़ें। भारत सरकार के कौशल भारत, कुशल भारत और समृद्ध भारत अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। संस्थान के निदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संस्थान द्वारा पुलिस कर्मियों के परिजनों हेतु 105 दिवसीय असिस्टेंट ड्रेस मेकर और ब्यूटी केयर असिस्टेंट का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क संचालित किया जाएगा ताकि वे भी कौशल विकास कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें। आज ये जन संस्थान कौशल विकास मंत्रालय योजना है जो कि पूरे देश में काम करते हैं हम लोग हैं, और आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है पुलिस लाइन और जन संस्थान के सहयोग से काम चल रहा है यहाँ पर। और ये 3 महीने की ट्रेनिंग शुरू हुई आज से असिस्टेंट ड्रेस मेकर और ब्यूटी केयर असिस्टेंट का। ये 3 महीने कोर्स है और ट्रेनिंग करने के बाद इन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो महिला चाहती है अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको उनकी व्यवस्था भी की जाएगी और ट्रेनिंग में भी एक क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना काम कर सकें। और भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है तो कि महिलाओं को इससे बहुत लाभ होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कौशल का कुशल भारत का विजन पूरा होगा। जन शिक्षण संस्थान एवं इग्नू के संयुक्त साझेदारी से एक कौशल विकास कार्यक्रम में शुरू कराया गया जहाँ पे पुलिस विभाग से संबंधित महिलाओं को ब्यूटिशियन की कोर्स कराई जाएगी एवं जो है असिस्टेंट ड्रेस मेकर की भी कोर्स कराई जाएगी और ये कार्यक्रम जो निःशुल्क चलाया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा और आगे भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कारीगरों और शिल्पियों द्वारा तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ में आज राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी ने किया। प्रदर्शनी में 50 स्टॉलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों से लगभग 31 खादी एवं ग्रामोद्योगी संस्था अपने उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी कर रही हैं। प्रदर्शनी में खादी के उत्पादों पर 20% की छूट उपलब्ध है। प्रदर्शनी का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो खादी को लेकर आप सब देखते हैं कि जहां भी जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, वहाँ पे वह खादी को लेकर चिंतित रहते हैं। जो ये पीएमजीपी रोजगार योजना है, इसके माध्यम से वह उन गरीब जनता को पुनः उनकी जो संस्कृति है, जो वह पहचान है, वो पहचान को देने के लिए वो प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब आत्मनिर्भर भारत में उन कुशल कारीगरों की पहचान को हम उचित मंच पर ले आकर के और वहाँ प्रदर्शन दिखा के पूरे भारत की जनता को उससे जोड़े और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट माल है वह पूरे देश में बिके। सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में एक है अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के तहत पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा औषधीय और सुगंधित तेल देने वाले पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत CSIR केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान CSIR सीमैप के सहयोग से एक निजी संस्था ने लखनऊ के ग्रामीण इलाकों की महिला किसानों के समूह को लेमन ग्रास की खेती का प्रशिक्षण दिया था, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज सीमैप परिसर में महिला किसानों द्वारा उत्पादित लेमन ग्रास की पहली खेप से तेल निकालने का काम किया गया। इससे महिला किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। आज एरोमा मिशन ये CSIR
और सी मैप के जरिए हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक खत्म किया गया है। और ये खत्म ही एक शुरुआत है किसान महिलाओं को उद्यमी बनाने की। आज उनके भी गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो कि हमारी राष्ट्रीय सरकार और प्रदेश सरकार का एक सपना है कि हर महिला को अपने पैरों पे खड़े होकर उनको उद्यमी बनाना या उनको सस्टेनेबल जॉब देना। उत्तर प्रदेश सरकार के अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग ने शामली के इतिहास को पुस्तक के पन्नों में संजोने का फैसला लिया है। जिले की प्रथम पुस्तक के लेखन का कार्य चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और लेखक डॉक्टर नवीन चंद्र लोहनी करेंगे। पुस्तक की रूपरेखा एवं प्रशासनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथ्यों की विभिन्न जानकारी और लेखन का कार्य शुरू कर दिया गया है। 28 सितंबर 2011 को शामली जिला बनाया गया था, लेकिन जनपद शामली के इतिहास की फिलहाल तक कोई पुस्तक नहीं है। डॉक्टर नवीन चंद लोहनी ने अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी जसजीत कौर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएम को हिंदी पत्रिका समन्वय भेंट की। डीएम ने पुस्तक के बेहतर लेखन कार्य को लेकर सभी का उत्साहवर्धन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिलों का इतिहास लेखन का कार्य चल रहा है। इस क्रम में मुझे शामली जनपद का कार्य दिया गया है। शामली जनपद का महत्व पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक सभी तरह से विशेष है। शामली जनपद पुरातन काल से ही विशिष्ट है। इसमें अनेक सांस्कृतिक स्थल हैं। यह जनपद ऐतिहासिक कारणों से और सांस्कृतिक कारणों से भी चर्चित रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। करनाल की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सड़क इससे गुजरती है और आज व्यापार, इतिहास, संस्कृति, कला सभी दृष्टिकोण से और संगीत घराने के दृष्टिकोण से भी इसका मूल्यांकन होगा। ये पुस्तक अपने आप में शामली जनपद की पहली ऐतिहासिक पुस्तक होगी, क्योंकि इस रूप में शामली जनपद के 2011 में बनने के बाद से अब तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। शामली जनपद सहारनपुर जनपद का वर्ष 2009-10 में आजमगढ़ के गांव समेत शहरी क्षेत्र में मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने 219 मदरसों में अनियमितता पाई है। वहीं 39 मदरसों में आधुनिकीकरण के नाम पर बड़ी रकम हड़पने का मामला पाए जाने के बाद एसआईटी ने मदरसा संचालकों के खिलाफ एफआईआर कराने की शासन को रिपोर्ट सौंपी है। वहीं इस मामले पर आज लखनऊ में मदरसा बोर्ड की एक बैठक भी की गई। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि पिछली सरकारों में मदरसों के नाम पर बड़े घोटाले हुए हैं, जिसकी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैं जिन लोगों ने बंदरबाट किया है, हमारी सरकार आने के बाद से ट्रांसपेरेंट तरीके से, आज डिजिटल युग है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से पोर्टल पे दर्ज कर रही है। ये उसी समय की चीज़ें हैं और इसको जांच करके आज रिपोर्ट आई है और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन मदरसों को जो लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। निश्चित रूप से ये कार्रवाई बहुत उचित कार्रवाई है और होनी चाहिए। अब ये 2008-9 की मान्यता की बातें हैं और 2014, 15, 16 में इनको जो आधुनिक शिक्षक है उनको जो पैसे मिले, उनको कितने पैसे मिले हमको जानकारी नहीं है। कोई अनुदानित मदरसे नहीं है। ये आधुनिक शिक्षकों का लाभ पाने के लिए इस तरह की चीज़ें किए हैं और ये सब पुरानी सरकारों के ही पाप हैं। इस सरकार में इस तरह की चीज़ें न हो सकती है, न होने दी जाएगी। वाराणसी की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है और इसका प्रदूषण स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसके प्रदूषण को कम करने के लिए एक निजी संस्था और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में एक जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संचालक आईपीएस अधिकारी एपी महेश्वरी ने बताया कि बिना जन सहयोग के कोई भी कार्य पूर्ण सफल नहीं होता है, इसलिए वाराणसी के वायु प्रदूषण को बिना जन सहयोग के खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत अहम मुद्दा हम सभी के सामने है कि सभी को स्वच्छ हवा मिले। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी है और प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये यहाँ से पहल हो। मैं तो ये चाहूँगा कि वाराणसी क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाए।
तो हम लोग यहाँ एकत्र होकर के जन जागरण कर रहे हैं, लोगों में एक चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग स्रोत पर अपने मोहल्ले में जहाँ रहते हैं 20 मीटर से 200 मीटर तक किस प्रकार से वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लेकर के आएं ताकि स्रोत पे उसका शमन हो। लंग केयर फाउंडेशन की स्थापना हमने 7.5 साल पहले की थी और हम भारतवर्ष में सब जगह जाकर सिटी के स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स सबको लेकर हम प्रॉपर एक्शन की बात करते हैं। एक तरफ बात होती है कि सरकार कुछ क्यों नहीं करती, लेकिन सरकार के अकेले करने से कुछ नहीं होगा, हर नागरिक को भी कुछ करना होगा। तो उन नागरिक में वो जागरूकता लेके आनी, उनमें एक पार्टनरशिप लेके आनी ताकि सिटी लेवल के ऊपर कुछ सकारात्मक काम हो सके, हमारा ये प्रयास है। और यूपी में हम कई जगह पर कर चुके हैं। आज हम बनारस में हैं और बनारस के लोगों को एकत्रित कर कर हम इस जागरूकता को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से मिलेट्स यानी मोटा अनाज को एक जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। खिलाड़ियों के आहार में मोटे अनाज को शामिल करने की आवश्यकता पर दिया जोर। आज भी संसद में हंगामे भरा रहा दिन। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर हुआ हंगामा। भाजपा सदस्यों ने की खड़गे से माफी की मांग। उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, घने कोहरे के कारण घटी दृश्यता, यातायात पर भी दिखा कोहरे का असर। ट्रेनों का आवागमन भी हुआ प्रभावित। और फीफा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की घर वापसी पर फैंस ने किया जोरदार स्वागत। मेसी की टीम ने ओपन बस में निकाली विक्ट्री परेड। 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी है अर्जेंटीना। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।